नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। विद्यार्थी, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया था। अब इनके एक एक करके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि जब किसी चुंबकीय दिक् सूची को सीधे धारावाही तार के पास लाया जाता है तो सीधा तार दिक् सूची महत्वपूर्ण विक्षेप उत्पन्न करता है। सुई की व्यवस्था जो अलाइनमेंट है सीधे तार वाले एक काल्पनिक वृत्त के लिए स्पर्शजात्मक टेंजेंशियल होती है क्योंकि इसका केंद्र तार के तल के साथ लंबवत होता है। चलिए इसे एक बार समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है। हमारे पास में एक सीधा तार है और उस सीधे तार के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो एक सर्कुलर पाथ में क्रिएट होता है। यहां पर एक चुंबकीय सुई यहां पर रखी हुई है। ये जो चुंबकीय सुई है ये इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र वो इधर होगा तो चुंबकीय सुई है वो भी इसके वृत्ताकार पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। तो सीधा तार है वो दिक् सूची में महत्वपूर्ण विक्षेप उत्पन्न करता है। बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उसमें महत्वपूर्ण विक्षेप उत्पन्न होगा। और जो चुंबकीय सुई की व्यवस्था है वो एक काल्पनिक वृत्त की स्पर्श रेखीय दिशा में होती है। तो बिल्कुल सही है दोनों ही स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा एक लोरेंज बल के बारे में सही नहीं है। तो देखिए लोरेंज बल विद्युत बल तथा चुंबकीय बल दोनों के योग के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन देखें कि विद्युत क्षेत्र में E वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर की उपस्थिति में गतिमान विद्युत आवेश पर बल लगने वाला बल F वेक्टर इक्वल टू Q E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऋणात्मक आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल धनात्मक आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। तो देखिए धनावेश पर लगने वाला चुंबकीय बल तथा ऋणावेश पर लगने वाला चुंबकीय बल दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। फिर देखें कि यदि वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र समांतर है या प्रति समांतर है, यहां पर प्रति समांतर होना चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल शून्य हो जाता है। तो देखिए जब बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, तो साइन यहाँ पर जो थीटा है वो यदि 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है तब बल की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर देखें स्थिर आवेश के लिए चुंबकीय बल अधिकतम होता है। देखिए बल अधिकतम नहीं होता, स्थिर यदि आवेश स्थिर है तो V बराबर 0 हो जाएगा, बल की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें हमारे को गलत ही पूछा है, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक आवेश कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से वर्तीय पथ पर गतिमान है। यदि आवेशित कण का वेग दुगुना हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आधी हो जाती है तो त्रिज्या होगी। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तत्पश्चात यहां से हमारे पास में R बराबर निकलता है mv अपॉन में qb, mv अपॉन में qb। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आप वेग को दुगुना कर दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो आधी कर दीजिए। तो नई जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी एम वी डैश अपॉन क्यू बी डैश। वैल्यू पुट कर दीजिए, वी डैश की वैल्यू है 2v और बी डैश की वैल्यू है हमारे पास में b/2। तो यहां से
ये हमारे पास में आ गया 4 गुणा एम वी बट्टे में क्यू बी। तो आर डेस बराबर आ गया है 4 इंटू आर, पहले वाली जो त्रिज्या थी उसकी 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में एल लंबाई के धारावाही चालक पर चुंबकीय बल एफ वेक्टर को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एल लंबाई के धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो यहां से आप देखें ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी परबल चुंबकीय क्षेत्र को स्थायी इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी है, इलेक्ट्रॉन स्थिर है, तो उसका जो वेग है वो 0 है, वेग 0 है। और हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर लगने वाला बल होता है F बराबर क्यू वी साइन थीटा। यहां पर V 0 है, इसलिए F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो देखिए, बल नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं रहेगा, गति नहीं करेगा। तो क्षेत्र की दिशा में गति करता है, गलत है। क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है, क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करता है। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। स्थायी रहता है, जहां पड़ा है वहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर कोई चुंबकीय बल काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक आयताकार कुंडली एबीसीडी को चित्रानुसार किसी तुल्ला के एक सिरे से लटकाया जाता है। ये हमारे को यहाँ पर एक तुल्ला दिखाया गया है और ये है हमारे पास में ए बी सी डी एक आयताकार कुंडली। कुंडली के भार को संतुलित करने के लिए 500 ग्राम के द्रव्यमान को दूसरी भुजा पर लटकाया जाता है। कुंडली का जो भी भार है उसको संतुलित करने के लिए दूसरी तरफ हमने 500 ग्राम का भार लटकाया है। अब कुंडली में से 9.8 एम्पीयर की धारा को गुजारा जाता और अंदर की ओर क्रियाशील तल के लंबवत दिशा में, देखिए ये जो क्रॉस के निशान आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को बताया है। और वो मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 टेस्ला के स्थिर चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार उत्पन्न किया जाता है कि केवल 1.5 सेमी लंबाई वाली सीडी भुजा पर ही क्षेत्र लगे। तो ये सीडी भुजा आप देख रहे हैं, नीचे वाला पार्ट इस डायग्राम में, केवल और केवल इस भुजा के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है। मैग्नेटिक फील्ड का मान दे रखा है, इस भुजा की लंबाई हमें दे रखी है। तो संतुलन को पुनः पाने के लिए कितने द्रव्यमान को शामिल किया जाना चाहिए, यहां से और कितना द्रव्यमान लटकाया जाए कि निकाय है वो संतुलन की स्थिति में बना रहे। तो देखिए यहां से एक चीज क्लियर कर लीजिए कि ये हमारे पास में चालक है सी डी और इसमें धारा बह रही है सी से डी की ओर। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, धारा हमारे पास में जा रही है सी से डी की ओर। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इसके ऊपर चुंबकीय बल काम करेगा नीचे की ओर। अब इस चुंबकीय बल को संतुलित करने के लिए यहां पर एक द्रव्यमान लटकाया गया है एम, और दोनों बल निकाय को हमारे को संतुलन में रखना है। तो संतुलन में रखने के लिए लगने वाला ये चुंबकीय बल और इस एम द्रव्यमान के कारण से गुरुत्वीय बल दोनों बराबर होने चाहिए। ये जो चुंबकीय बल है वो हमारे पास में है आई एल बी। तो दोनों को बराबर पुट कर देंगे, दोनों को हम यहां पर बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे को क्या मिल जाएगा? एम जी बराबर मिल चुका है आई एल बी। एम बराबर हमारे पास में है आई एल बी अपॉन में जी। देखिए एम बराबर आई एल बी अपॉन में जी। आई का जो मान है वो हमें 9.8 दे रखा है। जो एल है इसकी लंबाई हमें 1.5 × 10⁻² मीटर दे रखी है और जो बी का जो मान है वो हमें 0.4 दे रखा है। जी का जो मान है वो हम 9.8 जानते ही हैं। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.5 × 0.4 × 10⁻²। तो
तो इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6 × 10⁻³ kg, और इसको हम 6 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी हमारे पास में सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1.2 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 1 मीटर लंबाई वाले किसी सीधे तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। यदि तार को एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मध्य वायु में लटकाया जाता है तो क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, ये हमें यहां पर पूछा गया है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, हमें क्या क्या दे रखा है कि एक इस तरीके से हमें तार दे रखा है और उस तार का द्रव्यमान दे रखा है, तार में से धारा बह रही है। यदि तार को एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के मध्य लटकाया जाता है, तो देखिए एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लें कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की ओर है, और धारा इधर बह रही है। तो देखिए इसके ऊपर दो बल काम करेंगे, एक बल नीचे तो एक बल ऊपर, दोनों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत, और ये संतुलन की स्थिति में रहेगा। नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर चुंबकीय बल Fm बराबर IL क्रॉस B, जो कि B यहाँ पर थीटा यहाँ पर 90 हो जाएगा तो IL भी आ जाएगा। संतुलन की स्थिति के अंदर ILB और mg दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां से हमारे को B की वैल्यू पूछिए तो mg अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में ILB। क्लियर? तो देखिए यहां से हम की वैल्यू पुट कर देते हैं। m का जो मान है वो 1.2, g का मान हम यहां पर देखिए आप 10 ले लें या 9.8 लेकर चल लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। फिर I का जो मान है वो हमें दे रखा है 5, L का मान 1, B का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए इधर तो B तो हमारे पास में इधर ही रह गया, यही आएगा केवल इतना ही। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ गया ये 96, 9 तो 108, 108 और 9 हमारे पास में हो जाएगा 117, और दो संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में, भाग लगा दीजिए 5 का, तो 5 का भाग लगाएंगे तो 2 बार में, 17 3 बार में, 2 5 बार में। तो ये हमारे पास में इतना टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होने वाला है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर आएगा हमारे पास में ये वाला। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, यदि आप 10 लेकर चले तो ऑप्शन में मिल जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन 2.4 टेस्ला आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन देखें कि I धारा और कैपिटल R त्रिज्या के एक वृत्ताकार पास के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है तो पास पर बल होगा। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। हमारे पास में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक पास को रख रहे हैं। जो पास है वो वृत्ताकार पास है, इस तरीके से हम इसको रख रहे हैं। क्लियर? तो देखिए किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे हुए वृत्ताकार पास, एक धारावाही वृत्ताकार पास के ऊपर लगने वाला बल सदैव 0 होता है। बल कितना काम करता है? 0 काम करता है, लेकिन इसके ऊपर बलयुग्म आघूर्ण जरूर काम करेगा जो कि NIAB sin थीटा के रूप में होगा, जिसे हम टो बराबर MB sin थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर बल 0 काम करेगा, 0 काम करेगा। क्लियर? 9वां क्वेश्चन देखिए, 500 ग्राम के द्रव्यमान को 2.5 मीटर लंबे सीधे तार को एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा मध्य वायु में लटकाया जाता है। यदि 4 एम्पीयर की धारा तार से प्रवाहित हो रही है तो क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार। हमारे पास में इस तरीके से तार है जिसमें धारा बह रही है I। इसके ऊपर हम एक क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने देखा था। ये हमने तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया है। तो इस तार पर नीचे की ओर
इसका भार तथा ऊपर की ओर इस पर चुंबकीय बल काम करेगा। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। चुंबकीय बल की वैल्यू होती है ILB और जो भार है वो होता है mg। दोनों बराबर हो जाएंगे। ILB बराबर है mg, तो B बराबर हमारे पास में आ गया mg बट्टे में I इंटू L, और यहां से इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। m का मान हमारे पास में 500 ग्राम, तो 0.5 kg। जी का मान अपन को दे रखा है 10 लेकर चलना है। I हमें 4 एम्पियर दे रखा है और L की वैल्यू हमें 2.5 लेकर चलनी है। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, 4 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 10 से हम कैंसिल कर देंगे, तो B की जो वैल्यू है वो 0.5 टेस्ला हमें प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक 10 एम्पीयर की धारा 1.5 मीटर लंबे तार में बह रही है। जब यह 2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो इस पर 15 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के मध्य कोण कितना है। देखिए एक चीज क्लियर कर लीजिए, यहां पर हमें I की जो वैल्यू है वो 10 एम्पियर दे रखी है, तार की जो लंबाई है वो 1.5 एम्पियर दे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र 2 टेस्ला दे रखा है, और जो बल लग रहा है यहां पर चुंबकीय बल वो 15 न्यूटन का दे रखा है। हमें इनके बीच में जो एंगल होता है थीटा वो ज्ञात करना है। चुंबकीय बल बराबर होता है ILB साइन थीटा। तो यहां से इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। FM का मान है 15 गुणा I का मान है 10, L की वैल्यू, सॉरी यहां पर हमने क्या कर दिया कि एम्पियर पुट किया हुआ, जबकि यहां पर मीटर में आएगा। तो 1.5, B का जो मान है वो 2 साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर निकल कर कितना आ रहा है, 15 बट्टे में 30, 1/2। तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा 1/2 30 डिग्री के लिए होता है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि किसी निश्चित स्थान पर भू चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻⁵ टेस्ला है और इसकी दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर है। पूर्व से पश्चिम दिशा में 1.2 एम्पीयर की स्थायी धारावाही बहुत लंबे सीधे चालक पर प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल काम करेगा। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि भू चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 × 10⁻⁵ टेस्ला दे रखा है। इसकी भौगोलिक दक्षिण से, इसकी जो डायरेक्शन है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, S से N की ओर इसकी डायरेक्शन है। ओके, पूर्व से पश्चिम दिशा में 1.2 एम्पीयर की स्थायी धारा बह रही है। इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें दे रखी है ईस्ट टू वेस्ट। ओके, हमें प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की वैल्यू ज्ञात करनी है। F/L हमें फाइंड आउट करना है। देखिए एक चीज क्लियर कर लीजिए कि I और BH के बीच का जो एंगल है वो यहां पर हमारे पास में है 90 डिग्री। हम क्या जानते हैं, F बराबर ILB साइन थीटा, और यहां पर जो B है वो BH के रूप में है। तो F बट्टे में L बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, I इंटू BH साइन 90, और साइन 90 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1। I का जो मान है वो 1.2, BH की जो वैल्यू है वो 3 × 10⁻⁵, साइन 90 का मान हो गया 1। तो 3.6 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 10 एम्पीयर धारा वाले एक 8 सेमी लंबे धारावाही तार को, देखो यहां पर एक वर्ड आएगा तार, तार को
परिनालिका के अंदर उसके अक्ष के लंबवत रखा जाता है। यदि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0.3 टेस्ला है तो तार पर चुंबकीय बल क्या होगा? क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार। हमारे पास में इस तरीके से परिनालिका है, ओके। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के समांतर और इसकी अक्ष के भी समांतर इस तरीके से होती है। ये हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को रिप्रेजेंट किया है। इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के ठीक लंबवत ये हमने एक तार रखा है। यहां पर हमने क्या रखा है? ठीक लंबवत दिशा में ये हमारे पास में एक तार है, ओके। अब ये जो तार है इसमें से बहने वाली जो धारा है वो है 10 एम्पियर। इसकी जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर और मैग्नेटिक फील्ड की ये लंबवत है, तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो है 90 डिग्री, ओके। चुंबकीय क्षेत्र ये कहा गया है कि 0.3 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र यहां पर क्रिएट हो रहा है, तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा? तो Fm बराबर क्या है? ILB साइन थीटा। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। I का जो मान है वो 10, L का मान 8 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। B का जो मान है वो 0.3 और साइन थीटा का मान यहां पर हो जाएगा 1। तो देखो यहां से 10 को जब आप 0.3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 गुणा माइनस 2 न्यूटन आ जाएगा, जिसे हम 0.24 न्यूटन भी पुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में देखिए क्या है कि 10 एम्पीयर के एक धारावाही तार के प्रत्येकांक लंबाई पर चुंबकीय बल क्या होगा जो 0.20 टेस्ला वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए एक बार इसको समझ लीजिए कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर I का मान कितना दे रखा है? 10 एम्पीयर। चुंबकीय क्षेत्र का मान यहां पर हमारे को 0.20 टेस्ला दे रखा है। साथ में जो थीटा की वैल्यू है वो 45 डिग्री बता रखी है। F बट्टे में L की वैल्यू हमें यहां पर पूछी गई है। देखिए हम F बराबर तो क्या जानते हैं? ILB साइन थीटा जानते हैं, तो यहां से F बट्टे में L बराबर क्या आ जाएगा? IB साइन थीटा। तो इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। I का जो मान है वो 10, B का मान है वो 0.2 और साइन थीटा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे में √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास में देखिए क्या है, या तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, 2 बट्टे में √2 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए कि किसी जड़त्वीय फ्रेम के संदर्भ में गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय बल कैपिटल F कार्यरत है, अन्य जड़त्वीय फ्रेम के संदर्भ में इसका मान क्या होगा? देखिए एक जड़त्वीय फ्रेम के अंदर गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल कैपिटल F लग रहा है, तो देखिए F बराबर होता है QVB साइन थीटा। तो दूसरी वाली जो फ्रेम है, जड़त्व निर्देश तंत्र है, उसके रेस्पेक्ट क्या बल वही रहता है? चेंज हो जाता है। तो चेंज हो जाता है तो किस वजह से चेंज होता है? देखो मैं आपको बता दूं कि स्थिर अवस्था में आवेश, आवेश यदि स्थिर है या गतिशील है, दूसरी फ्रेम के रेस्पेक्ट वो गतिशील भी हो सकता है, स्थिर भी नजर आ सकता है, आवेश की वैल्यू चेंज नहीं होती किसी भी निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट। लेकिन बी वेरिएबल है, बी अलग अलग निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट अलग व्यवहार करेगा। तत्पश्चात चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है और चुंबकीय क्षेत्र वेग, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो वेग पर डिपेंड करता है। इसलिए ऑप्शन देखिए सी, आवेशित कण के वेग में परिवर्तन के कारण से
बल की वैल्यू है वो चेंज होगी, तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी से फेरो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वर्ती कुंडली को इसके तल के अभिलंब 0.1 टेस्ला वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यदि कुंडली में 5 एम्पीयर धारा है, अनुप्रस्थ परिच्छेद 10 की घात -5 मीटर स्क्वायर है एवं कुंडली लगभग 10 की घात 29 प्रति मीटर क्यूब मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले तांबे के तार से बनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला औसत बल क्या है। एक बार ये जो लंबा क्वेश्चन है इसको आप समझ लीजिए। इसमें हमें देखिए क्या दे रखा है, एक वर्ती कुंडली दे रखी है जिसमें फेरों की संख्या हमें 20 दे रखी है। इस वर्ती कुंडली की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब 0.1 मीटर दे रखी है। इसके तल के लंबवत हमें चुंबकीय क्षेत्र बता रखा है 0.1 टेस्ला का। यदि कुंडली में से बहने वाली जो धारा है वो है 5 एम्पियर। कुंडली का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो 10 की घात -5 मीटर स्क्वायर है एवं कुंडली में लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 10 की घात 29 प्रति मीटर क्यूब है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला औसत बल हमें पूछा है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना औसत बल यहां पर काम करेगा। तो देखिए यहां पर हम आपको बता दें कि I बराबर हम एक रिलेशन जानते हैं ANEVD, अपवन वेग तथा धारा में संबंध, ये हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। तो यहां से हमारे पास में देखिए एक रिलेशन बाहर निकलेगा। क्या रिलेशन बाहर निकल रहा है? EVD बराबर हमारे को मिल गया है I/AN। EVD तो आवेश इंटू वेग, ये हमारे को मिल चुका है। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दें QVB, तो Q की जगह तो है E, V की जगह है VD, B की जगह B। QVB ये चुंबकीय बल है और ये जो चुंबकीय बल है तो EVD की जगह हमारे पास में है I/AN, तो B आ गया। इन I/AN और B इन सब की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। 5 गुणा 0.1 बट्टे में A 10 की घात -5 और N 10 की घात 29, तो F कितना काम करेगा? यहां से हमारे पास में 0.5 10 की घात हमारे पास में रह गई है। देखो यहां से -24 न्यूटन। इसे हम और क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 10 की घात -25 न्यूटन। तो हमारे पास में ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्यों आवेश वाला आवेशित कण ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही लंबवत v वेग से गति कर रहा है एक समान। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखें। देखिए कि क्यों आवेश वाला आवेशित कण ई वेक्टर बी वेक्टर दोनों के लंबवत v वेग से के नियत एक समान व परस्पर आयतीय क्षेत्रों ई वेक्टर और बी वेक्टर के क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा अपने परिमाण या दिशा में बिना किसी परिवर्तन के बाहर आ जाता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए यदि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत काम कर रहे हैं तो ये वेग फिल्टर की भांति काम करता है। विद्युत बल तथा चुंबकीय बल दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में सब बराबर परिमाण के जब काम करते हैं तब आवेश बिना किसी विचलन के बिना किसी परिवर्तन के बाहर आ जाता है। तो जो v की वैल्यू है वो E और B दोनों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हमारे पास में अलग अलग दे रखे हैं, तो इनमें जो मान है ऑप्शन बी आप देखें v वेक्टर बराबर, हम इसमें इसका परिमाण यदि देखें तो E B sin 90
बट्टे में बी स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, ई बट्टे में बी आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास में यही था, ई बट्टे में बी यदि वेलोसिटी आ जाती है तो जो आवेशित कण है वो बिना विचलन के परिवर्तन के बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय बलों के बारे में सही कथन है। चुंबकीय बल हमेशा न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। तो देखिए ये इनमें से सही स्टेटमेंट पूछा है, तो चुंबकीय बल हमेशा न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करते, क्योंकि जो क्रिया और प्रतिक्रिया का जो तीसरा नियम है न्यूटन की गति का, ये तात्क्षणिक होता है, क्षण विशेष पर होता है, तो हमेशा ये काम नहीं करता। तो चुंबकीय बल न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन नहीं करते। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जब कोई धनात्मक आवेशित कण एक समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो इसका प्रक्षेप्य बल पथ, सरल रेखा, एक वर्त में एक कुंडली हो सकता है। यह हमने पढ़ लिया है कि जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, देखो बल का मान होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 0, तब जो कण है वो सरल रेखा में गति करेगा। थीटा का मान है 90 डिग्री जब वृत्ताकार पथ में कण गति करेगा, और थीटा का मान जब 0 से 90 के बीच में होगा तब कुंडलिनी के रूप में स्प्रिंग नुमा पथ पर गति करेगा। तो तीनों ही हो सकते हैं। तो हमारे पास में यहां पर क्या आएगा, कौन सा होगा, हमारे को ये पूछा है कौन सा हो सकता है। यहाँ ऑप्शन में एक बार ऑप्शन जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रक्षेप्य बल का जो पथ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो यहां में से कोई नहीं आएगा, कोई एक तीनों में से कोई सा एक हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 2.4 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग वाला एक इलेक्ट्रॉन 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो क्षेत्र सदिश से इलेक्ट्रॉन के प्रारंभिक वेग सदिश से 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के कुंडलिनी पथ की त्रिज्या क्या होगी। कुंडलिनी पथ की क्या पूछी है, हमें त्रिज्या पूछी है। तो देखिए कुंडलिनी पथ की जो त्रिज्या होती है स्मॉल r बराबर m, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है m v बट्टे में qb, और यहां पर जो v है कुंडलिनी पथ में v साइन थीटा हो जाता है। तो यहां पर इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। mv संवेग हमें दे रखा है 2.4 × 10⁻³ साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू है 1/2 हो जाएगी। क्यू इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁹ बी हमें 0.15 दे रखा है। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर प्राप्त होने वाला है। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि समान विभवांतर में से त्वरित होने के पश्चात समान आवेशों के दो कण एक समान अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। R1 में R2 त्रिज्याओं के वर्तीय पथ को दर्शाते हैं, तो क्रमशः M1 और M2 के मान क्या होंगे। हमें उनके द्रव्यमानों का अनुपात यहां पर फाइंड आउट करना है। विद्यार्थी हम आपको बता दें कि जो आवेशित कण है वो एक समान विभवांतर से यहां पर त्वरित हो रहे हैं, तो इनको विभवांतर की टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए आवेशों को दी गई जो ऊर्जा है QV, वो उनको गतिज ऊर्जा प्रदान करती है 1/2 mv²। यहां से जो V है वो हमारे पास में आ जाएगा 2QV बट्टे में कैपिटल M,
का रूट, ये हमारे पास में स्मॉल v आ जाएगा। एक रिलेशन हम ये जानते हैं कि जब वृत्ताकार पथ पर कण गति करता है तो q v b ये बराबर होता है m v स्क्वेयर अपॉन में कैपिटल R के। तो यहां से क्यू बी बराबर, क्योंकि एक v से एक v तो कैंसिल हो जाएगा, एम वी बट्टे में कैपिटल R आ जाएगा। और यहां से आप ध्यान दें v का जो मान है वो हमारे पास में है m बट्टे में R, v का मान हमारे पास में 2q कैपिटल v बट्टे में कैपिटल m। तो यहां से देखिए क्या स्पष्ट हो रहा है, अंडरूट में ले जाइए इसको, हम अंडरूट में ले जाते हैं तो 2q v आधा m ऊपर पड़ा रहेगा, और यहां से जब अंदर जाएगा, r अंदर जाएगा तो यहां से हो जाएगा r स्क्वेयर। क्लियर? दोनों तरफ से वर्ग कर दीजिए, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर बराबर 2qv m बट्टे में r स्क्वेयर। हमारे को द्रव्यमानों का अनुपात पूछा है तो कैपिटल M है वो समानुपाती होगा r स्क्वेयर के, और यहां से m1 अपॉन m2 ये आ जाएगा r1 अपॉन r2 का स्क्वेयर। क्लियर? तो यहां पर r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर रहेगा, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन फ्लक्स घनत्व 0.4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में वर्तीय पथ को वर्णित करता है, तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी। हमें Q दे रखा है, ME दे रखा है, रेडियस हमें यहां पर पूछी है। तो देखिए ये जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में मिलेगी, हाफ mv स्क्वेयर के रूप में। तो यहां से आप ध्यान दें v बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 2e अपॉन स्मॉल m के रूट के इक्वल मिल जाएगा। स्मॉल r क्या होता है, mv अपॉन qb। तो यहां पर eb है तो m अपॉन eb, v का जो मान है वो हमारे पास में है 2e अपॉन स्मॉल m। तो देखिए यहां से इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास में 2m e का रूट बट्टे में eb आ जाएगा। तो यहां पर इन सब की वैल्यू पुट करें, 2m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 द पावर माइनस 31, ऊर्जा हमें दे रखी है यहां से 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1800 गुणा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 अपॉन E 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 B 0.4। तो यहां से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 3.58 इंटू 10 द पावर माइनस 4 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो अल्फा कणों के किसी क्षेत्र में प्रवेश करने पर उनके वेगों का अनुपात 3:2 है। यदि वे विभिन्न वर्तीय पथों में गति करते हैं तो उनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहां से जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, क्योंकि उनके ऊपर चुंबकीय बल है वो उनको वर्तीय पथ में घुमाने का काम करता है, तो R बराबर आ जाएगा mv अपॉन में qb, mv अपॉन में qb। तो यहां से जो R है वो वेग के समानुपाती होगा, पहले अल्फा कण और दूसरे अल्फा कण की त्रिज्या उनके वेगों के अनुपात के बराबर ही होने वाले। तो वेगों का अनुपात 3:2 है तो त्रिज्याओं का अनुपात भी 3:2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक आवेशित कण एक क्षेत्र में एक नियत वेग के साथ घूमता रहेगा, उस क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति सही है। ठीक है, तो देखिए कोई जो आवेशित कण है वो उसी पथ पर ही नियत वेग से घूमता रहेगा यदि उसके ऊपर कोई विद्युत बल काम नहीं करे, केवल
जो विद्युत बल है, तो इसको एक बार क्लियर करें। देखिए ऑप्शन में हमें नहीं है पूछा है, कौन सी स्थिति सही नहीं है। तो विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि जब विद्युत क्षेत्र 0 होता है तो विद्युत बल काम नहीं करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र जब होता है तो चुंबकीय क्षेत्र, देखो यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, मैंने जो टिक किया है दोनों स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, ये वर्तीय पथ में घुमा देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र 0 है और यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 है, तो यहां पर घुमाने का काम नहीं कर सकता। यहां पर विद्युत क्षेत्र भी 0 है, तो विद्युत क्षेत्र भी 0 है, तो आवेश जिस स्थिति में घूम रहा है उसी स्थिति में घूमता रहेगा। लेकिन ऑप्शन सी के अंदर देखिए आप, विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, तो इसको ये वृत्ताकार पथ में घूमने नहीं देगा, किसी रेखीय पथ में घुमाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, ये वर्तीय पथ में घूमने के लिए न घूमने वाली कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक आवेशित कण किसी साइक्लोट्रॉन में गति कर रहा है, जब रेडियो आवर्ती के क्षेत्र की आवृत्ति दुगुनी हो तो इस आवेशित कण के पथ की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड है। आवर्ती का फॉर्मूला हमने देखा था क्यू बी अपॉन 2πm, क्यू बी अपॉन 2πm। तो देखिए आवर्ती दुगुनी हो, आवर्ती क्या हो, दुगुनी, तो आवेशित कण के पथ की त्रिज्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो त्रिज्या है वो आवर्ती से रिलेटेड नहीं है, त्रिज्या और आवर्ती के मध्य आपस में कोई संबंध नहीं है, तो अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यदि इलेक्ट्रॉन किसी घनीय एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में v वेक्टर इक्वल टू v0 जे के वेग से प्रवेश करता है तथा इलेक्ट्रॉन की कक्षा अक्ष वाई समतल के समांतर तल में घन के अंदर सर्पिलाकार पाई जाती है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का विन्यास होगा। देखिए इस चीज को क्लियर कर लें कि जो आवेशित कण है उसकी वेग की जो डायरेक्शन है वाई एक्सिस दिशा में है, वेग किधर है, v वेक्टर इक्वल टू v0 जे कैप। इलेक्ट्रॉन की कक्षा अक्ष वाई तल में है, जैसे इलेक्ट्रॉन ये अक्ष एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर वेग की डायरेक्शन है, ठीक है। तो समतल के समांतर तल में घन के अंदर सर्पिलाकार पथ पाई जाती है, तो कण है वो सर्पिलाकार पथ पर चल रहा है। तो यहां पर कण सर्पिलाकार पथ पर चल रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर ही विद्युत क्षेत्र होगा, इसके परपेंडिकुलर ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो ऐसी कोई कंडीशन है, तो ये जो कंडीशन है, क्योंकि जे कैप की दिशा में हो नहीं सकता तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। ओके, दो तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, एक 12 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति वाले किसी साइक्लोट्रॉन दोलक में प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए संचालित चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखिए आवर्ती बराबर होता है क्यू बी अपॉन में 2πm, यहां से हम b को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो 2πm f अपॉन में q b बराबर कितना आएगा, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 गुणा 3.14 गुणा स्मॉल m की जो वैल्यू है वो 1.67 इंटू 10 द पावर -27, f की जो वैल्यू है वो 12 गुणा 10 की घात 6, और q का जो मान है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19, तो b का जो मान है वो 0.79 टेस्ला आएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि प्रश्न संख्या 26 में त्वरित द्वारा जो प्रोटॉन की किरण की गतिज ऊर्जा क्या होगी। जो गतिज ऊर्जा है वो हमें यहां पर पूछी है, के बराबर होता है 1/2 mv²। अब अपने पास में v क्या है, v बराबर होता है ओमेगा r, ओमेगा बराबर होता है 2πf इंटू r,
तो यहां से v हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो v की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2 गुणा 3.14 गुणा अभी हमने f निकाला, f हमें दे रखा है 12 गुणा 10 की घात 6, r हमें 60 सेंटीमीटर तो 0.6। यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो v का मान आपके पास में आ जाएगा। क्लियर। गतिज ऊर्जा देखिए पुट करेंगे तो 1/2 m 1.67 इंटू 10 to the -27 और v का मान 4.5 गुणा 10 की घात 7, इसका स्क्वायर कर देंगे तो k आ जाएगा। तो k बराबर आ गया 10.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछिए तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक इलेक्ट्रॉन इसके लंबवत 5 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 3 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइक्लोट्रॉन में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए यहां से बी दे रखा है, आवृत्ति पूछिए, एफ बराबर होता है QB/2πm, QB/2πm। तो Q का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19, B का मान 5 गुणा 10 की घात -4, 2 पाई का मान 3.14, m का मान 9.1 इंटू 10⁻31। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो f की वैल्यू हमारे को मिल जाएगी। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है f बराबर QB/2πm से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन सा साइक्लोट्रॉन के बारे में सही नहीं है। तो साइक्लोट्रॉन में देखो यह आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जाओं से त्वरित करने की युक्ति बिल्कुल सही है। साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए एक संयोजन है। वे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का प्रयोग करते हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। साइक्लोट्रॉन का कार्य उस तथ्य पर आधारित होता है कि किसी आयन को गति करने में लगा समय उसकी चाल या उसकी कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखें, साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण और आयन अपनी इच्छा अनुसार किसी भी यादृच्छिक पथ पर गति कर सकते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है देखिए कि किसी घनीय क्षेत्र वाले स्थान को कुछ एक समान विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से भरा जाता है। इस घन के किसी एक फलक में से एक इलेक्ट्रॉन विवेग के साथ इस घन में प्रवेश करता है, एक प्रोटॉन विपरीत फलक से माइनस विवेग से प्रवेश करता है। तो इस क्षण पर कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोनों कणों पर विद्युत बल समरूप त्वरण उत्पन्न करते हैं। समरूप त्वरण उत्पन्न करते हैं। तो देखिए इन त्वरणों की जो डायरेक्शन मतलब सेम त्वरण उत्पन्न नहीं होंगे, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी। क्लियर। तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही होने वाला है। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिनको हम आगे सोल्व करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।